ओके गाइस, तो आज हम लोग सी एंड सी एम ए इंटर का अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आज का जो फर्स्ट क्लास है वहाँ पे हम लोग थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि जनरल एंट्रीज का चैप्टर, लेजर्स, कैसे एक जनरल एंट्री से लेजर पोस्टिंग होता है, लेजर से फिर ट्रायल बैलेंस में आता है, ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट दैट इज पी एल बैलेंस शीट में आता है। वो पूरा प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड आज क्लास में ये भी देखेंगे जो अभी तक जो हम लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबको क्या करता है, गोल्डन रूल्स वाला जो जनरलिटी का अप्रोच होता है वो सीख कर आता है। तो उसको हम लोग नया अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच से रेप्लिकेट करेंगे, जो प्रैक्टिकल भी है, जो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग मॉडर्न अप्रोच का थ्रू से जनरलिटी सीखेंगे। यही तुमको इसके बाद से जब भी तुम जनरलिटी के बारे में सोचो तो यही अप्रोच फॉलो करना लाइफ टाइम। ये अप्रोच से कभी तुम्हारा कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, आज तुमको समझ में आ जाएगा। इट्स मच मच बेटर देन द गोल्डन रूल्स, मॉडर्न अप्रोच जो होता है जनरल एंट्रीज का। दूसरा, अगर अकाउंट्स में तुमको स्ट्रॉन्ग बनना है तो यू मस्ट हैव वेरी गुड नॉलेज इन जनरल एंट्रीज, बिकॉज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, तुम सोचो आज इतना बड़ा बड़ा कंपनी सब अकाउंटिंग पैकेज ई आर पी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, लाइक एस ए पी है, टैली है, ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा अच्छा तुम्हारा अकाउंटिंग पैकेजेस वगैरह। वहाँ पे फर्स्ट एंट्री क्या करना है, अगर हमको सॉफ्टवेयर में अगर हमको एंट्री करना है तो सबसे फर्स्ट एंट्री कोई भी कंपनी का अकाउंटेंट क्या करता होगा, जनरल एंट्री करता है। दैट मीन्स अगर जनरल एंट्री गलत हो गया तो उसके बाद का जो प्रोसेस है ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। दैट इज़ वाई जनरल एंट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक बात सोचो कि जैसे कि तुम लोग 11 12 बी कॉम वगैरह देख रहा है कि जनरल एंट्री होता है, फिर लेजर पोस्टिंग होता है। जैसे कि लेजर पोस्टिंग हम लोग का क्लास सिलेबस में 11 12 में सी ए फाउंडेशन में हम लोग क्या मैनुअली करते हैं, बट आज का ज़माना में जहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह वहाँ पे मैनुअली लेजर पोस्टिंग का तो ज़रूरत ही नहीं पड़ता। तुम जैसे जनरल किया लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, दैट मीन्स अब पहले जैसे कि तुम क्लास में क्या क्या एज ए स्टूडेंट्स तुम क्या किया होगा, फिर लेजर से तुम क्या करता, ट्रायल बैलेंस बनाता था। तो क्या तुमको आजकल ट्रायल बैलेंस वैसा करने पड़ता है? नो, ट्रायल बैलेंस भी ऑटोमेटिक बन जाता है। तो वंस यू एंटर द जनरल एंट्री, वंस यू पास द जनरल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो बाकी रहा पी एल अकाउंट, तो पी एल अकाउंट भी तो ऑटो है। वहाँ पे बस हमको क्या करने पड़ता है, क्लासिफिकेशन करने पड़ते हैं, कौन सा अकाउंट्स का जी एल कौन सा हेड में आएगा। तो पी एल अकाउंट में तुम्हारा ऑटोमेटिक बन जाएगा, बैलेंस शीट में ऑटोमेटिक बन जाएगा। उसके बाद एक्सेल में आकर थोड़ा सा डिस्क्लोजर के लिए हम लोग को थोड़ा मॉडिफाई करनी पड़ता है। ओके, एज एन अकाउंटेंट तुमको दो चीज़ का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक, जनरल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस भी ऑटो बन जाएगा। पी एल अकाउंट का फॉर्मेट तुमको आना चाहिए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट वगैरह आना चाहिए, क्या करंट एसेट है, क्या नॉन करंट एसेट है, क्या करंट लाइबिलिटीज, क्या नॉन करंट लाइबिलिटीज, एंड पी एल अकाउंट में कौन कौन सा आइटम आता है, कैसे आता है, वो सब। दूसरा, तुमको आना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एज एन अच्छा अकाउंटेंट, ए सी ए फाउंडेशन तुम लोग के लिए हटाते हैं, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल। सी ए फाउंडेशन को हम कट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट तुमको आना चाहिए भाई अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए जनरल एंट्री। दूसरा तुम्हारा जो शेड्यूल 3 हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट पी एल बनाने के लिए। ओके, तीसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और इस कुछ स्पेसिफिक चैप्टर है, जैसे कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट ही है, लाइक तुमको कैश फ्लो सी एफ एस आना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह आना चाहिए। ठीक, बस अगर तुमको इतना पता है, तुमको एक अच्छा अकाउंटिंग पता है, तुमको जनरल पता है, तुमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता है, यू नो बैलेंस शीट पी एल कैसे बनाने पड़ता है, यू नो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाने पड़ता है। उसके बाद जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड जो भी है तुम्हारा डिस्क्लोजर है, अगर तुमको आता है बस ठीक है। प्रैक्टिकली जितने भी बड़ा बड़ा चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है, जो भी कॉमर्स ग्रेजुएट वगैरह है, अगर कोई सी आफ्टर क्वालिफिकेशंस तुम्हारा जो पोस्टिंग होगा, हो सकता है तुम्हारा पोस्टिंग एक कंपनी में हुआ तो वहाँ पे बहुत सारा डिपार्टमेंट तुम्हें मिलेगा। सपोज कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कोई चले जाएगा टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, कोई चले जाएगा तुम्हारा सपोज इनकम टैक्स में, ये इनकम टैक्स था, ये जी एस टी, अलग 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 डिपार्टमेंट में चले, कोई तुम्हारा ऑडिट, इंटरनल ऑडिट में चले जाएगा, इंटरनल ऑडिट में चले जाएगा, राइट। तो एक बात बताओ, अगर तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तुम्हारा पोस्टिंग रहेगा, अकाउंट्स के साथ साथ हम एक डिपार्टमेंट जोड़ लेते हैं और एक बिलिंग डिपार्टमेंट। सी प्रैक्टिकली अगर कोई भी कंपनी में ट्रांजेक्शन्स अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो तुमको बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। अकाउंट्स का फर्स्ट क्लास, ठीक है। सी प्रैक्टिकली हम लोग, तुमको पता है अगर कोई भी कंपनी में है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बात करें, बेसिकली कंपनी में
जो फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है उसमें कितना सारा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। जो तुम सीए पास करने के बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एक तुम्हारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सीए पास करने के बाद तुम्हारा कोई कंपनी ज्वाइन कर तो हो सकता तुम्हारा पोस्टिंग अकाउंट्स में, अगर बिग कंपनी तुम ज्वाइन किया तो उसमें एक तुम्हारा टैक्सेशन डिपार्टमेंट रहता है। इसके भी दो पार्ट रहता है, बोलता है कोई डायरेक्ट टैक्स में है, कोई तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स में आईडीटी में है, जीएसटी देता है। ठीक है, कोई तुम्हारा फिर क्या है, सपोज कॉस्टिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो कॉस्टिंग एंड बजटिंग कंट्रोल एक होता है। एक तुम्हारा इंटरनल ऑडिट, ये सब मेजर डिपार्टमेंट होता है इंटरनल ऑडिट। ओके फाइन। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ साथ तुम और एक डिपार्टमेंट जोड़ लो, एक होता है तुम्हारा बिल प्रोसेसिंग। ये तुम्हारा नॉर्मल जो ग्रेजुएट वगैरह होता है वो लोग बिल प्रोसेसिंग्स का करता है। ठीक है, और एक डिपार्टमेंट जोड़ लो तुम, वो है तुम्हारा प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशन का एंट्री करता है। हम पूरा प्रैक्टिकली जा रहे हैं। ओके, कंजम्पशन की एंट्री करता है। फाइन। तो मोर और लेस कोई भी अगर बड़ा बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हम लोग बात करते हैं, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, मेन डिपार्टमेंट एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम क्या है बॉस, बोलो? फाइनलाइजेशंस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को फाइनलाइज कराना। ठीक है, उसके बाद अकाउंट्स क्लोजिंग एक्टिविटी जितना भी होता है सब मॉनिटरिंग करना है। अकाउंट्स क्लोजिंग का जितना भी जो भी करना है, कैसे होता है अकाउंट्स क्लोजिंग वगैरह सब हम बताएंगे धीरे धीरे। उसके बाद यही अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है ऑडिट भी हैंडल करता है। यही मेन अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये क्या करते हैं, एएस का कंप्लायंस करता है, एएस का भी कंप्लायंस वगैरह यही करता है, सब कुछ यही करता है। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकाउंटिंग एंट्री सब जगह सही से गिर रहा है, सब डिपार्टमेंट अपना अपना अकाउंटिंग एंट्री सही से कर रहा है, एज पर इंड एस कर रहा है। ठीक है, अकाउंट्स क्लोजिंग के लिए जो जो चाहिए वो सब करता है, फॉलोअप वगैरह करके। अब ये तो ठीक है, ये तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम तभी आएगा ना जब तुम्हारा बुक में, तुम्हारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें जब एक्सपेंडिचर का एंट्री गिरा, इनकम का एंट्री गिरा, ठीक है, एसेट का एंट्री गिरा, लाइबिलिटीज़ का एंट्री गिरा, तब आएगा वो। तो इसी से और एक डिपार्टमेंट को याद आया अभी, जो हम यहाँ पे नहीं मेंशन करते, वो है तुम्हारा और एक एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट, स्पेस नहीं है तो एक है तुम्हारा, सपोज जैसे कि ये बिल प्रोसेसिंग का जो हम बात कर रहे थे ना, जैसे कि हम ये बिल सॉरी जैसे कि हम बिल प्रोसेसिंग का बात कर रहे थे, ये जो बिल प्रोसेसिंग है ये फिर बहुत सारा डिपार्टमेंट में, अगर कोई बिग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो इसका बहुत सारा डिपार्टमेंट हो जाता है। ये बिल, एक कंपनी में बिल कितना टाइप का आ सकता है, द बिल कैन बी रिलेटेड टू, हम बिल प्रोसेसिंग एक सर्विस, सर्विस बिल, सर्विस बिल मतलब समझते हो, सपोज जितने भी तुम काम करवाता है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, लेबर सप्लाई का बिल है, लेबर लोग तुम्हारा कंपनी में काम, लेबर कॉन्ट्रैक्टर लोग लेबर सप्लाई का, लेबर सप्लाई का बिल हो गया। ठीक है, उसके बाद कोई भी मैंने सर्विस से रिलेटेड जो भी खर्चा, जो भी सर्विस रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, वाटर चार्जेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी सर्विस रिलेटेड, सपोज हॉस्पिटल का खर्चा, ये खर्चा, ये सब तुम्हारा सर्विस बिल में आता है। तो ये सीधा सीधी क्या है, तुम्हारा एक एक्सपेंडिचर है। अब कब हम लोग कभी कभी एसेट भी तो परचेस करते हैं भाई, एसेट भी तो परचेस करते हैं, राइट। ये एसेट कौन सा है, कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट। तो एसेट का भी तो अकाउंटिंग होता है, तो यहाँ पे हमको करना क्या पड़ता है, यहाँ पे एसेट का अकाउंटिंग करने पड़ता है। तो बड़ा बड़ा कंपनी क्या होता है, जितने भी एसेट का प्रोक्योरमेंट होता है उसके लिए, उसका अकाउंटिंग के लिए अलग से डिपार्टमेंट रहता है, एसेट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। बड़ा कंपनी क्या होता है, सर्विस का बिल प्रोसेस करने के लिए सर्विस बिल का अलग से डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ जितना सर्विस रिलेटेड कंस्ट्रक्शन हुआ का बिल हुआ, रिपेयर मेंटेनेंस का, लेबर सप्लाई का, कोई भी मशीन्स का, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेट्रा, जितना भी तुम्हारा सर्विस से रिलेटेड बिल है वो सब इस डिपार्टमेंट में प्रोसेस होता है। एसेट से रिलेटेड जो भी बिल है वो तुम्हारा कैपिटल एसेट, जिससे हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया। अब देखो सर्विस हो गया, एसेट हो गया, एक कंपनी चलाने के लिए और क्या क्या खर्चा हो सकता है, एक तो सर्विस का खर्चा, एक एसेट परचेस के, और रॉ मटेरियल अकाउंटिंग, राइट। और क्या,
रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है बड़ा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट तुम्हारा रोल प्ले करता है। इसको छोटा करते हैं, पूरा मिल जा रहा है। ओके, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल अकाउंटिंग, ये क्या करता है, जितना भी तुम्हारा रॉ मटेरियल परचेज होता है ना उसका अकाउंटिंग तो ये करेगा ना। रॉ मटेरियल परचेज हुआ तो परचेजर परचेज तो कर लिए भाई, उसका अकाउंटिंग पेमेंट कौन करेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा। अभी पूरा फ्लो हम समझाएंगे। सी अगर अच्छा अकाउंटेंट होना है तो बिजनेस का फ्लो तुमको समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट बुक इस लैंग्वेज में हम आएंगे, जनरल एंट्री करवाएंगे, सम्स कराएंगे, कुछ समझ में तो आ जाएगा बट तुम रिलेट नहीं कर पाओगे। इफ़ यू वांट टू रिलेट इट तो प्रैक्टिकली अंदर घुसना है तुमको ईच एंड एवरी पेपर में। क्यों आता है सब चीज़ का। तो रॉ मटेरियल अकाउंटिंग तुमको दिख के तुमको लगता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट से वेरी छोटा डिपार्टमेंट। नो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत बिग रहता है कि कंपनी में, ठीक है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रॉ मटेरियल अकाउंटिंग, जितना भी रॉ मटेरियल परचेस होता है उसका अकाउंटिंग अलग से करता है, रॉ मटेरियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट रहता है। और एक आइटम छूट रहा है, क्या बोले तो स्टोर्स, स्टोर्स स्टोर्स का बिल, जितने भी स्टोर आइटम परचेस होता है उसका पेमेंट कौन करेगा, उसका अकाउंटिंग होता है स्टोर्स डिपार्टमेंट। स्टोर्स का बिल का अकाउंटिंग होता है। तो देखो, तो तुम जो पीएल अकाउंट में जो तुम देखते हो, पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट में तुमको जो दिखता है मैक्सिमम यही आइटम रहते हैं ना। पीएल अकाउंट में दिखता होगा रिपेयर मेंटेनेंस, सपोज ट्रांसपोर्टर का फ्रेट, ट्रांसपोर्टर का पेमेंट करते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टर रिपेयर मेंटेनेंस ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इवन तुम्हारे और एक डिपार्टमेंट रहता है बड़ा कंपनी का, पे सेक्शन। पे सेक्शन क्या करता है, सैलरी भाई, सैलरी का अकाउंटिंग पूरा, सैलरी का अकाउंटिंग पे सेक्शन करता है ना। सैलरी पे सेक्शन, सर्विस में कौन रिपेयर मेंटेनेंस से खर्चा ले, कौन जितना भी सर्विस का जितना भी है, लेबर सप्लाई, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टर का खर्चा, एक्सेट्रा, खाना पीने का खर्चा, होटल का खर्चा, रेंट, तुम जो बोला टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग का खर्चा, सब कुछ यही करता है। कहाँ चल गया, ठीक है, सब कुछ सर्विस बिल डिपार्टमेंट करता है। अब बचा एसेट्स अकाउंटिंग, तो जितने भी तुम कैपिटल एसेट प्रोजेक्ट परचेस करते हो, चाहे वो कैपिटलाइज तुम करो या फिर नॉन एसेट्स, वो चाहे कैपिटलाइज करना है तो कैपिटलाइज करो, फिर नहीं करना जो एसेट से रिलेटेड, जो एसेट का भी अकाउंटिंग अलग से होता है। बाकी जो इतना मटेरियल परचेस करते हो उसका भी दो है, एक रॉ मटेरियल, एक स्टोर्स आइटम। तो स्टोर्स का अकाउंटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, रॉ मटेरियल अकाउंटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट। कभी मेरा प्लांट में आना है, कंपनी में आना है, तो समझ में आया कितना सारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। सी, व्हेन बिफोर ज्वाइनिंग दिस बिग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई वाज वर्किंग इन अ मीडियम स्मॉल कंपनी। ओके, वहाँ पे क्या था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एक है, उसमें एक ही जगह सब तुमको मिक्सड अप मिला था। हाँ, उसमें ये बंदा क्या करता है, सपोज ये कॉस्टिंग देखता है, ये बंदा क्या करता है, सपोज इंटरनल ऑडिट देखता है, ये बंदा क्या करता है, तो बंदा हिसाब से था। बट बिग ऑर्गेनाइजेशन जब ज्वाइन करोगे, एक एक डिपार्टमेंट अलग होता है, उस डिपार्टमेंट 3-4 बंदा ये रोल में करता है, ठीक है। तो मेजर डिपार्टमेंट ये था तुम्हारा, एक अकाउंट्स, टैक्सेशंस, कॉस्टिंग, बजट, इंटरनल ऑडिट। बट और एक इंपॉर्टेंट देखो, ये सब डिपार्टमेंट है किस लिए, बिकॉज ऑफ दिस। अगर मेरा पीएल अकाउंट में मेन खर्चा कहाँ से फ्लो करता है, बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ दिस। ये लोग अपना क्या करता है, सपोज तुम एक सोचो, सबसे पहले अगर तुमको सैलरी पेमेंट करना है तो मेरा पे सेक्शन क्या करता है, सैलरी की अकाउंटिंग करता है। जो जेबी जनरल एंट्री मारने पड़ता है, पे सेक्शन मारता होगा हर मंथली। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हम बिग कंपनी का बात करें, छोटा कंपनी से रेट मत करना, बड़ा कंपनी पे सेक्शन पे अकाउंटिंग करता है, तो सैलरी का खर्चा बेसिकली ही मारता होगा। सर्विस का भी खर्चा ही मारा है, एसेट का भी ये मारा, एसेट तुम्हारा डायरेक्ट बैलेंस शीट को हिट कर गया मेरा, ठीक है। और रॉ मटेरियल अकाउंटिंग वगैरह स्टोर्स का भी ये करा, अकाउंटिंग करा ये, ओके। अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, जितना भी खर्चा वगैरह गिरा, एक अब देखो नेक्स्ट पेज में हम आते हैं, इसको ऐड करते हैं। सॉरी, उसी में तो नीचे करने से हो जाता है। कहाँ चल गया, अब आते हैं हम फ्लो में, ठीक है। एक एक चीज़ से पहले तो हम वो सब जनरेट तो बाद में करेंगे, पहले हम फ्लो में आते हैं। सबसे पहले हम तुमको क्या बताएं, बिल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, हम पूरा फ्लो में लेके जाते हैं, ओके। आज तुम लोग थोड़ा थोड़ा हट के सीखेगा। बिल प्रोसेसिंग,
कोई भी कंपनी में अकाउंटिंग एंट्री फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है बिल प्रोसेसिंग से। तो हम स्टार्ट करते हैं बिल प्रोसेसिंग में। सबसे पहले ले लेते हैं तुम्हारा मटेरियल का। हम हर चीज़ का अकाउंटिंग तुम लोग समझाएंगे, ठीक है। मटेरियल, तो मटेरियल में कितना टाइप का अकाउंटिंग है बोलो? दो टाइप का अकाउंटिंग मटेरियल की अकाउंटिंग हो। एक बोलो रॉ मटेरियल अकाउंटिंग, राइट। रॉ मटेरियल अकाउंटिंग। दूसरा स्टोर्स। फिनिश गुड्स आएंगे, सेल्स का आएंगे, अभी आएंगे। स्टोर्स रिलेटेड अकाउंटिंग, ठीक है। तुम अच्छे से याद ले। यहाँ पे सेल्स एक सेक्शन तुम छूट ही गया तुमसे, दैट इज सेल्स। सेल्स अकाउंटिंग भी एक डिपार्टमेंट रहता है भाई, ठीक है। तो अब बताओ रॉ मटेरियल अकाउंटिंग कब हम लोग, अब क्या है तुमको हम एक सपोज आज जो तुम सीखने वाला है, एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हर डिपार्टमेंट में कैसा कैसा एंट्री गिरता है जो मेरा बैलेंस शीट पीएल को हिट करता है। आज का कंसेप्ट थोड़ा ढंग का है ना, तुमको ये चीज़ यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है जो आज हम तुम लोग को सिखाने वाले हैं, ओके। चलो, इसको सिखाने से पहले हमको कुछ कुछ चीज़ तुम लोग से बस डिस्कस कर लेना है, ठीक है। ये तो बेसिक था, उससे पहले ये चीज़ तुम लोग को डिस्कस करना ज़रूरी है। वो चीज़ कहाँ चली गया? फर्स्ट जो था, सॉरी, ये पहले ये आ जाते। वो तो डिफरेंट डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग क्या होगा बात का बात है। पहले ये सीख लेते हैं कि भाई हम जो मॉडर्न अप्रोच का बात कर रहे थे, जो मॉडर्न अप्रोच तुमको फॉलो करना वो क्या है। बेसिकली तुम्हारे अकाउंट्स में अगर हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट पीएल को अगर हम लोग बाइफरकेट करेंगे, तुमको घुमा फिरा के यही चार आइटम मिलेगा। पीएल अकाउंट में मिलता है एक्सपेंडिचर या लॉस, इनकम या गेन, एंड बैलेंस शीट में तुमको मिलता है एसेट या लाइबिलिटी, राइट। पीएल अकाउंट में मिलता है एक्सपेंडिचर, लॉस, इनकम गेन, और बैलेंस शीट में एसेट या फिर लाइबिलिटीज, करेक्ट। अब फर्स्ट है सर, अगर अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो फाइंड आउट इन तुम जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है उस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट हेड ऑलवेज इन्वॉल्व होगा। ये एक जनरल एंट्री पास करने के लिए दो अकाउंट हेड, जो जीएल अकाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं, हमेशा जनरल लेजर अकाउंट जीएल अकाउंट हमेशा इन्वॉल्व होगा। दो अकाउंट हेड को तुमको जानना है। तो सपोज तुम्हारा जो एक्सपेंडिचर तुम जो एंट्री कर रहे हो वो क्या है, दिस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर। सपोज कोई भी अगर तुम्हारा कंपनी में कोई भी एक्सपेंडिचर का एंट्री करना है तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, जैसे कि तुम लोग थोड़ी देर पहले बताया नॉमिनल अकाउंट होता है। तुम लोग का हिसाब से अगर हम गोल्डन रूल से जाते हैं, ये क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। यस, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर भी आता है, नॉमिनल अकाउंट में इनकम भी आता है, ठीक है। बट हम उसको नॉमिनल ट्रिगल उतना इसमें जाते ही नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो क्या होता है, एनी एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है। एक्सपेंडिचर अगर बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है, हमेशा डेबिट होता है, हमेशा डेबिट। क्रेडिट कौन होगा बात की बात है। तो एक्सपेंडिचर तुम्हारा हमेशा डेबिट होता है। समटाइम्स तुम्हारा कंपनी में सपोज एक्सपेंडिचर का बुकिंग गलती से ज़्यादा हो गया, प्रोविजन ज़्यादा हो गया, अब उसको कम करना है। उल्टा करने के लिए क्या होगा, एक्सपेंडिचर को क्रेडिट करने पड़ेगा। सपोज जब अकाउंट्स क्लोजिंग हम लोग करते हैं, बहुत सारा प्रोविजनल एंट्री लाइबिलिटी वगैरह मानने पड़ता है एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। सपोज गलती से ज़्यादा हो गया, फाइनल लाइबिलिटी कम आया, तो एक्सपेंडिचर का कम करना है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर एक्सपेंडिचर होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल तुम क्या कर रहे हो, सैलरी पेमेंट कर रहे हो। तो अगर सैलरी पेमेंट करते हैं हम, तो सैलरी मेरा खर्चा है तो दैट इज़ वाई इट इज़ डेबिट। तो टू बैंक क्यों हुआ बाद में बताते हैं। इनकम या फिर गेन, अगर तुम्हारा एंट्री है रिलेटेड टू इनकम, अगर तुम्हें इनकम का अकाउंटिंग करना है, यानी इनकम का अकाउंटिंग करना है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। सेल किया इनकम हुआ क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट मिला इनकम हुआ क्रेडिट हुआ, डिविडेंड मिला इनकम हुआ क्रेडिट हुआ, ओके। इंटरेस्ट मिला इनकम हुआ क्रेडिट हुआ। समटाइम्स इनकम को तुमको डेबिट भी करने पड़ सकता है। सपोज तुम गलती से ज़्यादा इनकम बुक कर लिया था तो उसको रिवर्स करना है, उल्टा एंट्री मारना है, तो क्या करने पड़ेगा, उसको डेबिट करने पड़ता है। सॉफ्टवेयर में, टैली में, एसएपी में तो इनकम को कम बेसी करने का ऑप्शन है कि ज़्यादा करना है तो क्रेडिट करो, इनकम को कमाना है तो डेबिट करो, एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है तो डेबिट करो, कमाना है तो क्रेडिट करो। यही तो है, हाथ से तो काट के नहीं कर सकते कुछ हम लोग, जैसे कॉपी में करते हैं, राइट। अब एसेट से अकाउंटिंग क्या है, तो एसेट हमेशा अगर एसेट परचेज करते, अगर कोई भी एक ट्रांजेक्शन्स, बिकॉज ऑफ दैट मेरा एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है, दैट मीन्स ये क्या होगा, एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। कोई
कोई भी ट्रांजेक्शन बिकॉज ऑफ विच एसेट का वैल्यू इंक्रीज करेगा दैट एसेट अकाउंट विल बी डेबिटेड। फॉर एग्जाम्पल एसेट परचेज किया, डेबिट हुआ, ठीक है, एसेट का वैल्यूएशन हुआ, एसेट का वैल्यू बढ़ गया, डेबिट हुआ। अब एसेट सेल करते हैं, एसेट चले जा रहा है, तो एसेट कम से क्या होता है, क्रेडिट। तो एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। ओके, अब बचा क्या, एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर ऑलवेज डेबिट, कम करना है तो भाई क्रेडिट करो, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, कम करना है तो भाई डेबिट करो। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, परचेज करेंगे तो डेबिट होगा, एसेट बेच देंगे तो सेल कर देंगे तो डेप्रिसिएशन होगा, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा एसेट। लाइबिलिटीज क्या होगा, लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन की वजह से मेरा अगर लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, डेबिट। लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो होगा क्रेडिट, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, डेबिट। ओके, तो हम लोग क्या सीखे सर, एक्सपेंडिचर एज पर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट्स का हेड को, ब्रॉड हेड को 4 कैटेगरी में तोड़ सकते, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पूरा अकाउंट्स का होल वर्ल्ड में ये 4 आइटम अगर तुमको पता चल गया तो उसका अकाउंटिंग क्या होता है, तुम कुछ भी कर सकते हैं अकाउंटिंग, सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंप्लायंस के साथ। एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होगा, कम करना है तो क्रेडिट करो, इनकम हमेशा क्रेडिट होगा, कम करना है तो डेबिट करो। एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज डिक्रीज करेगा तो डेबिट। अब क्वेश्चन है सर एक्सपेंडिचर क्या होता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर व्हाट इज एक्सपेंडिचर। यहाँ पे जो पीएल अकाउंट में एक्सपेंडिचर मीन्स हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें, यहाँ पे एक्सपेंडिचर मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात करें, जो कि ना रेकरिंग इन नेचर होता है, जो कि ना बार बार होता है, हर मंथली होता है, हर क्वार्टरली, हर साल होता है, रेकरिंग होता है, जिसका बेनिफिट इज लेस देन 1 ईयर, एक ही साल में खत्म हो जाता है, दैट इज रेकरिंग नेचर एक्सपेंडिचर, वही तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वही तुम्हारा पीएल अकाउंट में जाता है। ओके, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो पीएल अकाउंट में जाता है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तुम्हारा एसेट का तरह ट्रीट होता है, बैलेंस शीट में चले जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बात कर रहे हैं, जो कि रिकरिंग नेचर का है, जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल सैलरी एंड वेजेस, तो हर महीना आपको पेमेंट करने पड़ता है, हर साल पे, हर महीना, तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स है। तुम एक महीना पे काम किया, एक महीने का सैलरी मिला, 2 महीना काम किया, 2 महीना का, तो इसका बेनिफिट तो तुम जैसा जैसा तुम सर्विस दिया वैसी वैसी तुमको बेनिफिट मिलते गया। ओके, परचेस हुआ, रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंडिचर, फ्रेट, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड किया तुम, बैड डेट हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, एडवर्टाइजमेंट हुआ, कमीशन पे किया, इंटरेस्ट देने पड़ा लोन के ऊपर, कोई बेचे थे उसके ऊपर लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये सब क्या मेरा एक्सपेंडिचर है, आइदर एक्सपेंडिचर है या फिर इसमें से कुछ लॉस आइटम होगा। तो एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होगा तुम्हारा, कम करना है, अगर सपोज रॉन्ग अकाउंटिंग हुआ, कम करना है तो क्रेडिट होगा, ठीक है, रिवर्सल करना है तो क्रेडिट होगा। और इनकम, जैसे कि सेल किया, मेरा इनकम बढ़ा, डिस्काउंट रिसीव हुआ, इनकम हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, इनकम हुआ, बैंक इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, फिक्स एसेट को बेचे तो उसमें प्रॉफिट हुआ, ये सब क्या मेरा इनकम। तो इनकम हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। गलती से ज़्यादा इनकम बुक कर ले, उसको रेक्टिफाई करने तो डेबिट करने पड़ेगा हमको, ठीक है। तुम लोग भी जहाँ पे डाउट करना पूछना। अब सर व्हाट इज एसेट। एसेट मतलब जिसका भी लाइफ भाई ग्रेटर देन 1 ईयर है, जिसका फ्यूचर ग्रेटर देन 1 ईयर, एक साल से ज़्यादा, उसका वही एसेट है मेरा यहाँ पे, जिसका फ्यूचर में बेनिफिट है, एक साल से ज़्यादा लाइफ है, यूजफुल लाइफ, वही मेरा एसेट ट्रीट करते हैं हम लोग। अदरवाइज एक साल से कम लाइफ है तो मतलब पूरा कैपिटल पूरा एज एक्सपेंडिचर पीएल में चार्ज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एसेट में क्या है, तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, तुम्हारा फर्नीचर, मशीनरी। डेटर, डेटर क्या होता है, जिसको हम लोग क्रेडिट में माल बेचते हैं, जिसको भी हम लोग उधार में माल बेचते हैं, दैट कस्टमर इज माई डेटर। तो डेटर, वाई डेटर इज एसेट, बिकॉज कस्टमर से पैसा मिलेगा। एसेट मतलब किसी को, एक तो तुम्हारा एक एसेट जो कि ना तुम खुद से परचेस किया वो तो तुम्हारा एसेट है, प्लस तुम अगर किसी को उधार में बेचा, तुम अगर किसी को उधार में बेचा वो भी तुम्हारा डेटर, बिकॉज तुमको किसी से पैसा मिलेगा, समथिंग विच इज रिसीवेबल फ्रॉम समथिंग, अगर कोई अमाउंट तुमको किसी से रिसीवेबल है तो दैट इज योर एसेट, पैसा मिलेगा भाई, तो एसेट। सेम ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, तो उसको अब क्या होता है, कोई कोई पेमेंट बिल में देता है तो बोला बिल दे दिया, ठीक है, बाद में उस बिल को हमको डिस्काउंटिंग कराने पड़ता है, जैसे कि तुम लोग सीए फाउंडेशन देखा होगा बिल डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल इज ऑल्सो माई एसेट, पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो मेरा ऑलरेडी एसेट है। स्टॉक है मेरा एसेट है, बिकॉज स्टॉक एसेट क्यों है, बिकॉज ऑब्वियसली इसको आप बेच के इनकम कर सकते हैं। इन्वेंटरीज, कैसेट बैंक, कैसीनेट, ये सब तुम्हारा एसेट है। तो यहाँ पे इसको नोट दिए, अमाउंट ड्यू या फिर रिसीवेबल, अगर अमाउंट किसी से पैसा मिलने वाला है या किसी से पैसा मिलेगा वो ऑलवेज एसेट, वो भी तुम्हारा एसेट। एग्जांपल डेटर, बिल रिसीवेबल, इंटरेस्ट अक्रूड, एनी इनकम अक्रूड। सपोज क्या हुआ कि हमको रेंट का हमको पैसा मिला नहीं, पैसा मिलेगा,
अक्रूड रेंट, इंटरेस्ट मिला नहीं मिलेगा, अक्रूड इंटरेस्ट, ये सब भी क्या है, इनकम है। ठीक है, कोई भी अक्रूड इनकम इज ऑल्सो एसेट, कोई भी अक्रूड इनकम इज ऑल्सो एसेट। इनकम का पैसा नहीं मिला अभी तक, इनकम तो हो गया बट पैसा नहीं मिला, दैट इज ऑल्सो एसेट, अक्रूड इनकम, अक्रूड इंटरेस्ट। तो डेटर सेल तो कर दिए, इनकम तो हो गया बट अभी तक उसका पैसा मिला नहीं, तो क्या होगा, एसेट। तो डेटर इज ऑल्सो एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल भी एसेट हुआ बिकॉज पैसा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी इस फॉर्म में, बाद में इसको हम बेच के पैसा ला सकते हैं। स्टॉक एसेट, इन्वेंट्रीज एसेट, कैश इन हैंड एसेट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट। कोई भी इनकम का पैसा मिलना बाकी है, एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इनकम, ये सब भी तुम्हारा क्या है, एसेट। ठीक है, तो एसेट समझ में आया तुम लोगों को। यस सर। नाउ लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज क्या होता है तुम्हारा, कि समथिंग इज पेबल, समथिंग, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसका वजह से हमको किसी को पैसा पेमेंट करना है फ्यूचर में, जहाँ पे तुम्हारा एक ऑब्लिगेशंस आ जाता है, जहाँ पे तुम्हारा एक, कहाँ लिखे हैं, पे लिखते हैं, फ्यूचर ऑब्लिगेशन। तुम ऐसा कोई ट्रांजेक्शन्स किया या फिर ऐसा कोई बेनिफिट लिया, ऐसा कोई एसेट लिया या ऐसा कोई सर्विस लिया जहाँ पे जिसका वजह से तुमको किसी को पैसा देना है बट तुम दिया नहीं, दैट इज योर लाइबिलिटी। सपोज तुम किसी से सर्विस तो ले लिया बट उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, लाइबिलिटी, सिंडिकेटर। सपोज तुम किसी से लोन लिया अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो लोन पेबल, लाइबिलिटी। ठीक है, तुम्हारा कंपनी में शेयर कैपिटल, कोई शेयर होल्डर लोग इन्वेस्ट किया, दैट इज इक्विटी शेयर तुम इशू किया मार्केट में, तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम तो शेयर होल्डर लोग से पैसा लिया ना, तो बाद में अगर रिटर्न देना है तो रिटर्न देना ही पड़ेगा, दैट इज योर लाइबिलिटी। कोई भी खर्चे का पेमेंट करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, लाइबिलिटी। एनी एक्सपेंडिचर जो तुम पीएल अकाउंट में यहाँ पे दिखाया, उसका अगर तुम पेमेंट नहीं किया, दैट विल बिकम योर लाइबिलिटी। एनी इनकम जो तुम पीएल अकाउंट में बुक किया, वो अगर नहीं मिला, ड्यू है, तो दैट विल बिकम योर एसेट। ठीक है, तो लाइबिलिटी में अगर एग्जांपल देखें तो जैसे कि कैपिटल, सपोज हम लोग के जन मिलकर पार्टनरशिप बिल्ड फर्म स्टार्ट किए, तो वहाँ पे हम लोग 5 जन उसमें कैपिटल इन्वेस्ट किए। तो तुमको पता है अकाउंट्स में बिजनेस अलग होता है एंड ओनर अलग होता है बिकॉज ऑफ एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, तो वहाँ पे कैपिटल इज अ लाइबिलिटी। सेम जो लिस्टेड कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह, वो लोग शेयर्स इशू करता है, तो दूसरा कोई इसमें इन्वेस्ट करता है, तो वो भी तो मेरा कंपनी का खुद का पैसा नहीं ना, बाहर का फंड है, इक्विटी फंड है, तो दैट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। फॉर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है, और तुम्हारा इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, एसेट। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर, इक्विटी शेयर इशू किया, कैपिटल लाइबिलिटी है, बट इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, एसेट है। ओके, बोरोइंग्स, लोन वगैरह लिए, देने पड़ेगा भाई, विच इज समथिंग विच इज पेएबल। क्रेडिटर मतलब उधार में माल तो परचेस कर लिया, रॉ मटेरियल परचेस कर लिया, स्टोर आइटम परचेस के लिए, अभी तक तुम पेमेंट नहीं किया, तो क्रेडिटर पेमेंट करना बाकी है, ड्यू है, तो लाइबिलिटी। बिल पेबल है, बिल दे दिया पर अभी तक पेमेंट नहीं किया उसका, तो लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग खर्चा, सपोज सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, अभी तक हम पेमेंट नहीं किए, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइबिलिटी। रेंट आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी। एनी ऑफिस एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी। एनी अमाउंट विच इज पेबल इज अ लाइबिलिटी। समटाइम्स इनकम हम लोग एडवांस से मिल जाता है, तो दैट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। इनकम सपोज अगला साल का एडवांस हमसे क्या क्या सेल होगा, सपोज हम अगला महीना सेल करेंगे, मेरा कस्टमर इसी महीने एडवांस दे दिया, तो इनकम रिसीव इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी, जब तक हम सामने वाला के साथ एडजस्ट नहीं करते। ओके, तो अभी हम लोग क्या सीखे, बस एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट क्या क्या वो आइटम है वो डिस्कस किए, व्हाट इज एक्सपेंडिचर, व्हाट इज इनकम, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटीज। अब उसका अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किए थे, अब उसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है सर, सपोज हम सैलरी पेमेंट किए, तो अगर हम सैलरी पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा, मेरा सैलरी पेमेंट किया तो सैलरी मेरा खर्चा है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए। सैलरी पेमेंट कर दिया तो टू बैंक, अगर पेमेंट नहीं करते तो क्या होता है, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक लाइबिलिटी बन जाता ना। अब क्वेश्चन है सर, सैलरी अकाउंट तो मेरा खर्चा हुआ इसीलिए डेबिट हुआ, फाइन, तो बैंक क्रेडिट क्यों है, बिकॉज बैंक तुम्हारा क्या है, तुम जस्ट आइडेंटिफाई करो, एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है ना लाइबिलिटी है। बैंक बैलेंस क्या है, ये चारों में से बोलो। एसेट। एसेट है, तो एसेट तो सैलरी पेमेंट के लिए मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया, तो एसेट डिक्रीज करने से क्या होता है, क्रेडिट, इसीलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब सपोज अगर हम सैलरी ड्यू होता, 31 मार्च हो गया, मार्च महीने का सैलरी अप्रैल में पेमेंट होगा, तो मार्च महीने वो क्या होगा, एज अ लाइबिलिटी दिखाएगा तुम्हारा बैलेंस शीट में, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग बोल के खर्चे का नाम, तो ये क्या है, सैलरी पेमेंट करना अगर बाकी है तो दैट व्हाट इज दैट, एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट, लायबिलिटी क्या है,
सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, कोई भी खर्चा का पेमेंट अगर नहीं हुआ दैट इज योर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इंक्रीज करने से क्या होता है भाई, क्रेडिट होता है। क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो सिंपल सा फंडा है। तो कोई भी एक्सपेंडिचर का मास्टर एंट्री क्या होता है पता है, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर का मास्टर एंट्री होता है एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर पेमेंट हो गया तो, अगर पेमेंट नहीं हुआ टू आउटस्टैंडिंग दैट एक्सपेंडिचर, आउटस्टैंडिंग बोल के दैट एक्सपेंडिचर का नाम, जो कि ना एक लाइबिलिटी हिसाब से ट्रीट होता है। एनी एक्सपेंडिचर तुम उठा लो, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अगर पेमेंट कर दिया, या पार्टली पेमेंट के लिए टू बैंक, अगर कुछ ड्यू है तो टू आउटस्टैंडिंग दैट एक्सपेंडिचर का नाम। ओके, अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारा पास आया 1 करोड़ का, उसमें से तुम पेमेंट किया 50 लाख, तो एंट्री क्या होगा बताओ, बोलो। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्जेस, जो पेमेंट किए वो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 50,000। अरे यार, 1 करोड़ से वन खर्चा तो पूरा ही होगा ना। हाँ हम सॉरी लोग सर। हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं, अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट फॉलो करते हैं। हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं वहाँ पे कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं, कहाँ लिखा है, ये लिखा है। हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं वो हम लोग अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट फॉलो करते हैं। अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है? अक्रूवल कंसेप्ट, अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है भाई, कोई भी एक्सपेंडिचर है या फिर कोई भी इनकम है, ठीक है, इफ इट विल बुक इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, कोई एक्सपेंडिचर है उसी ईयर में बुक होगा, पेमेंट करो या ना करो, वेदर और नॉट पेड, तुम पेमेंट कर या ना कर, खर्चा तो भाई इसी साल का है तो इसी साल ही बुक होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, कि सैलरी होता है 1 लाख रुपया, उसमें से हम सैलरी पेमेंट किए 80,000 रुपया, अभी आउटस्टैंडिंग कितना है 20,000 रुपया। तो बताओ, तो मेरा जो पीएल अकाउंट है वहाँ पे सैलरी कितना आएगा, 1,80,000, कितना, 1 लाख। 1 लाख ही आएगा। कैसे आएगा? एक तो सर अस्सी ये हज़ार तो एक्चुअल। 80,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 20,000, मेरा खर्चा तो 1 लाख का ही है। बिकॉज जब तुम जर्नल एंट्री करते हैं, सैलरी का भूल गया होगा, देखो क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट हो या ना हो इसी साल का खर्चा है, बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट पूरा अमाउंट ही डेबिट करना है 1 लाख। इसमें से तुम पेमेंट कितना किया टू बैंक, 80,000, एसेट कम क्रेडिट हो, अभी तक पेमेंट बचा हुआ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी कितना, ये मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज करने से क्रेडिट होता है 20,000। तो मेरा पीएल अकाउंट में खर्चा तो यही गया, दैट विल गो टू द पीएल अकाउंट ना, बिकॉज एक सैलरी का अकाउंट कोड तो यही है जीएल, सैलरी का जीएल तो यही है, तो सीधा सीधे डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस में चले जाएगा, पीएल अकाउंट में फ्लो कर जाएगा। बैंक तो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी पे बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा। तो मेरा पीएल अकाउंट में कौन सा गया, ये सैलरी का 1 लाख ही तो गया। तुम तो जनरल एंट्री मारा होगा, तुम जनरल एंट्री तो पूरा 1 लाख ही करेगा, उसमें से इतना पेमेंट किया इतना ड्यू है, ठीक है। तो सैलरी हमेशा, मैं कोई भी एक्सपेंडिचर जो है हमेशा फुल अमाउंट जो भी उस साल का रिलेटेड है उतना पूरा जाएगा, पेमेंट हो या ना हो। जो पेमेंट नहीं हुआ वो तुम्हारा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी रहेगा, लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का, बट पीएल अकाउंट में तो पूरा ही आएगा। पेड प्लस पेड प्लस आउटस्टैंडिंग मिला के यहाँ पे आता है पीएल अकाउंट में, अंडरस्टूड। तो अक्रूवल कैसे क्या आता है, कोई भी एक्सपेंडिचर है इफ इट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर फिनेंशियल है तो पूरा उसी साल में बुक होगा। दैट मीन्स पिछला साल का कोई अगर खर्चा तुम इस साल पेमेंट किया हुआ है तो इस साल पीएल अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज पिछले साल तुम क्या किया होगा बता रहे। अब इसी का साथ सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, ये अक्रूवल कंसेप्ट भी चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे कि देखे थे सैलरी का, ये सपोज फाइनेंशियल ईयर हम लोग कर रहे थे तुम्हारा सपोज 21-22 से, 21-22 फाइनेंशियल ईयर में सैलरी होता है 1 लाख, ठीक है। उसमें से हम पेमेंट किए
80,000 और 20,000 तुम्हारा, सॉरी, आउटस्टैंडिंग था तुम्हारा 20,000। आउटस्टैंडिंग था 20,000। तो हम जनरल एंट्री क्या किए थे, सिंपली हम किए सैलरी, खर्चा मेरा कितना हुआ अल्टीमेटली, सैलरी अकाउंट जो है तुम्हारा 1,00,000 है। 1,00,000। इसमें से पेमेंट किए टू बैंक कितना, 80,000, ठीक है। और टू आउटस्टैंडिंग कितना है सैलरी, 20,000। तो ये मेरा सीधा सीधे पीएल अकाउंट में चले जाएगा, हिट कर जाएगा, और ये मेरा बैलेंस शीट में कमाएगा एसेट को, ये मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाएगा, राइट। तो जब तुम्हारा पीएल अकाउंट को यही हिट किया तो एज इट इज तो 1,00,000 ही जाएगा, बिकॉज ऑफ व्हाट, एक्रूअल कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं। जिस साल का जितना खर्चा उतना जाएगा, तुम पेमेंट करो या ना करो। अब सपोज क्या हुआ, 22-23 आ गया, 22-23 का सपोज सैलरी होता है 1,50,000, पर तुम पेमेंट कितना किया, 1,70,000, इंक्लूड आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ लास्ट ईयर 20,000। बताओ इसका जनरल एंट्री हम क्या करेंगे 22-23 में, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर 22-23, बताओ। सैलरी अकाउंट डेबिट 1,50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी 20,000 और टू बैंक 1,70,000। वेरी गुड, सही बोली एकदम। देखो इस साल में क्या होगा, हम जो सैलरी अकाउंट बोल के जो डेबिट करेंगे, ये मेरा एक्सपेंडिचर है कितना, 1,50,000 ना 1,70,000, 1,50,000, बिकॉज मेरा 22-23 का खर्चा तो 1,50,000 ही है। ओके, अब तुम बोलेगा सर ठीक है टू बैंक, बट पेमेंट तो हम कितना किए, 1,70,000 किए, दैट इज 1,50,000 जो था वो करंट ईयर का था, और 20,000 जो था लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट तो पूरा किए। तो सब दैट मीन्स सैलरी अकाउंट में आप ये 1,20,000 जोड़ोगे नहीं, तो तुम बोलेगा नो, वाई, बिकॉज ये जो 20,000 है तुम तो ऑलरेडी लास्ट ईयर का ये जो तुम्हारा क्या बोलता है पीएल अकाउंट में सैलरी में तो तुम तो ले चुका है, तुम तो ऑलरेडी खर्चा में लास्ट ईयर अकाउंट कर लिया बेस्ट बिकॉज ऑफ द एक्रूअल कंसेप्ट। तो खर्चा में तो मेरा चले गया, तो बस बचा क्या था, लाइबिलिटी बचा हुआ था उसका भाई 20,000। तो वो लाइबिलिटी आज तुम अगर पेमेंट कर देता है तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, पेमेंट करने से डेबिट। उस टाइम लाइबिलिटी था बोल के 20,000 क्रेडिट होता, आज वही आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो है सैलरी का हम क्या करें, पेमेंट कर दे रहे तो डेबिट हो जाएगा ना, लाइबिलिटी रिड्यूस्ड 20,000। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, मेरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी कम खत्म हो गया इसका सैलरी का, ठीक है, बैंक बैलेंस कम हुआ बैलेंस शीट में, और मेरा जो सैलरी का जो खर्चा है इस साल का तो 1,85,000 है, नॉट 1,70,000। समझ में आ रहा है, ऐसे होता है अकाउंटिंग। ये तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या है, जिस साल का एक्सपेंडिचर है उसी साल में आएगा। प्रीवियस ईयर कोई अगर एक्सपेंडिचर है पेमेंट किया हुआ तो प्रीवियस ईयर का लाइबिलिटी से पेमेंट किया हुआ, तो प्रीवियस ईयर जैसे कि ये लाइबिलिटी से हम पेमेंट किए, लाइबिलिटी कम हुआ टू बैंक, लाइबिलिटी कम हुआ टू बैंक, ठीक है। सिमिलरली अगर सपोज इनकम का बात अगर हम करते हैं, कैसे कैसे ऐड हो रहा, ये फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज अप्रूवल का, अच्छा ये पहले पहले ऐड हो जा रहा है, ओके ऐसे क्यों होता है यार, पहले क्यों ऐड हो रहा है, ऐड न्यू पेजेस, यहाँ ऐड करना था, ठीक है ओके। एक्रूअल कंसेप्ट हुआ, अब उसी एक्रूअल कंसेप्ट एक इनकम को ऊपर करते हैं हम, एक्रूअल कंसेप्ट इनकम। सपोज फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हम सेल किए थे 10 लाख,
इसमें से कैश सेल था 7 लाख का और क्रेडिट सेल था कितना का 3 लाख का। तो बताओ मेरा सेल इस साल मेरा अगर तुमसे क्वेश्चन करे FY 21-22 का सेल कितना है, तुमको पैसे तो 7 लाख मिले, तो 7 लाख ना 10 लाख ना कितना, बोलो। सेल 10 लाख ही होगा। 10 लाख बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट। माना कि भाई पैसा 7 लाख का मिला, बट मेरा जो PL अकाउंट में इनकम तो पूरा 7 लाख ही हम थामेंगे। मेरा इनकम इस साल का है ना, हम लोग अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हैं। पैसा मिले ना मिले, इनकम हुआ इस साल ही आएगा। जिस साल का इनकम है उसी साल का PL अकाउंट में जाएगा, जिस साल का खर्चा उसी साल का PL अकाउंट में जाएगा, तुम पेमेंट करो या ना करो। ओके, तो इनकम है, तो अगर इनकम है तो एंट्री क्या होगा मेरा, जनरल एंट्री, सिंपल। इनकम हुआ है तो पैसा मिला है क्या, यस पैसा मिला है। तो इनकम हुआ तो सबसे पहले तुम इनकम क्रेडिट किया होगा 2 से, पूरा 10 लाख रुपए तुम्हारा इनकम इस साल का तुम ले लिया, पैसा मिले ना मिले। अब तुम देखा इनकम हुआ तो इसका ऊपर दो ही होगा, आइदर डेटर होगा या फिर बैंक होगा। पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से 7 लाख, और जो पैसा नहीं मिला तो क्या है डेटर या फिर कस्टमर कितना 3 लाख। अब इसे रीजन क्या है, सेल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ, बिकॉज इनकम है, इनकम इंक्रीज किया तो क्रेडिट हुआ। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हुआ, बिकॉज एसेट इंक्रीज किया, बिकॉज ये एसेट था। डेटर भी क्या एक एसेट है, किसी से पैसा मिलेगा, दैट इज माई एसेट। ओके, तो माना कि पैसा एक 7 लाख मिला, बट इनकम तो पूरा ही बुक होगा भाई, कितना 10 लाख। ठीक है, अब सपोज अगले साल क्या हुआ, FY 2022-23 में तुम फिर से सेल किया सपोज 5 लाख का, उसमें से कैश रिसीव हुआ सपोज 8 लाख, इंक्लूड ड्यू ऑफ लास्ट ईयर फ्रॉम वन डेटर। तो इस साल हम एंट्री क्या करेंगे, अब बताओ FY 22-23 का इनकम कि 8 लाख होगा ना 5 लाख होगा, सेल का इनकम, इनकम फ्रॉम सेल 5 लाख। 5 लाख ही होगा बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम पैसा तो इतना मिला भाई, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 8 लाख, डेबिट क्योंकि बिकॉज एसेट इंक्रीज किया। ठीक है, टू सेल कितना 8 लाख तो होगा नहीं, 5 लाख ही मेरा इनकम है, तो क्रेडिट किसको करेंगे बोलो, डेटर। डेटर। वेरी गुड, डेटर, बिकॉज जो एसेट था मेरा खत्म हो गया, कम हो गया, कितना से 3 लाख से। अभी तक तुम्हारा बैलेंस शीट में 3 लाख का एसेट दिखा रहा था डेटर, अभी खत्म हो गया डेटर। तो ये है तुम्हारा अक्रूवल कंसेप्ट। तो जिस साल का इनकम उसी साल में बुक होगा भाई। बाकी जो तुम ज़्यादा पैसा मिलता है कम पैसा मिलता है उसके लिए तो जैसा, अगर एक्सपेंडिचर वाला साइड है, अगर एक्सपेंडिचर वाला साइड है कम पैसा मिला तो दिए तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन जाएगा तुम्हारा, पैसा नहीं देता आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बन जाएगा। बाद में जब ये लायबिलिटी पेमेंट करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनकम है, इनकम नहीं मिला तो क्या होगा, डेटर बन जाएगा। बाद में जब पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, बट इनकम तो पूरा ही बुक होगा उस पर्टिकुलर ईयर का। ये था तुम्हारा अक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है, अब जो हम बता रहे थे दैट आई वॉज टेलिंग कि कहाँ किया, अब इसके बाद टू पेज ऐड करने पड़ेगा। कि भाई मास्टर एंट्री, मास्टर एंट्री फॉर एक्सपेंडिचर, कोई भी अगर एक्सपेंडिचर है, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर, उसका मास्टर एंट्री क्या होगा, दैट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। अब इसका दो ही हो सकता है, एक अगर पैसा दे दिया तो टू बैंक, ठीक है। अगर पैसा नहीं दिया या थोड़ा पैसा दिया थोड़ा बाकी है तो क्या होगा, बाद बाकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर बस। सपोज 1 लाख का खर्चा होता है, हम पैसा दिए 80,000,
बाकी 20,000 मेरा आउटस्टैंडिंग है। ओके, ये होगा ना। इसका रीज़न क्या बना, बिकॉज एक्सपेंडिचर है इसलिए डेबिट हुआ। ये क्या एसेट डिक्रीज किया बोल के क्रेडिट हुआ, और ये एक लाइबिलिटी बना बोल के क्रेडिट हुआ। ओके चलो, अभी तो जस्ट बेसिक में हमें थोड़ा 2-3 क्लास हम लोग ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे हम, उसके बाद अब आया तो इनकम वाला साइड अब देखे थे, राइट। इनकम में क्या है तुम्हारा, इनकम हमेशा क्रेडिट होगा। तो जैसे कि सेल किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, क्रेडिट में सेल किया तो क्या होता है, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। बैंक अकाउंट क्यों डेबिट हो, बिकॉज एसेट इंक्रीज किया इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। अगर नहीं होता तो क्या होता, डेटर अकाउंट डेबिट हुआ बिकॉज एसेट इंक्रीज किया। तो इनकम का भी क्या रूल्स तुमको समझ में आया, देखो। तो दैट इज मास्टर एंट्री फॉर इनकम क्या होगा तब, एनी मास्टर एंट्री फॉर इनकम क्या होगा, अगर इनकम है तो दैट इनकम विल बी क्रेडिट फर्स्ट। अब डेबिट में क्या होगा, आइदर पैसा मिला होगा, कोई भी इनकम मतलब है तुमको पैसा मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर पैसा नहीं मिला या कम मिला तो क्या होगा, अगर सेल का केस है तो डेटर होगा। अगर दूसरा इनकम है तो अक्रूड इनकम होगा ना, अक्रूड इनकम का नाम होगा यहाँ पे, सपोज अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड डिविडेंड, ये सब यही तो होगा एंट्री। एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, तो आइदर बैंक जाएगा या फिर नहीं किए तो आउटस्टैंडिंग खर्चा लाइबिलिटी है। अगर इनकम हुआ है तो उसका बदले पैसा आया होगा, अगर नहीं आया तो कम आया होगा तो आइदर सेल है तो डेटर बनेगा, या फिर अक्रूड इनकम एक एसेट क्रिएट होगा। तो ये सब क्या है, एक एसेट क्रिएट हुआ, ये एक एसेट इंक्रीज किया। ठीक है, ओके नेक्स्ट फिर से आ जाओ। अब एक एसेट क्या बोला, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। तो एसेट इंक्रीज तब करेगा जब एसेट को हम परचेस करते हैं, तब डेबिट होगा। डिक्रीज कब करेगा, जब एसेट को हम बेचते हैं, तब क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, तो एसेट से रिलेटेड अगर कोई भी मास्टर एंट्री का हमको देखना है रिलेटेड टू एसेट्स, क्या होगा बोलो, एसेट से रिलेटेड तुम लोग बताओ। जो भी एसेट परचेस करते हैं दैट एसेट अकाउंट डेबिट, और उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस एक्सेट्रा, वो सब एसेट में ही ऐड होगा तुम्हारा। अब एसेट तो खरीद लिए, एसेट तो मेरा बुक में आ गया, अब क्या, एसेट्स के बदले पैसा दो टू बैंक। अगर दे दिया तो बैंक क्रेडिट हुआ, अगर नहीं दिया तो क्या बना बोलो, क्रेडिटर, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं वेंडर, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लायर। सप्लायर वर्ड हम लोग रॉ मटेरियल केस में यूज़ करते हैं, वेंडर वर्ड सही रहेगा। ठीक है, ये पूरा क्यों मिट जाता है यार, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स या फिर वेंडर। ठीक है, सपोज 1 करोड़, सपोज 100 लाख का एसेट था, उसमें से तुम 60 लाख पेमेंट किया। ठीक है, अभी 40 लाख ड्यू है, तो एसेट अकाउंट मेरा बैलेंस शीट में आ गया। एसेट इंक्रीज किया बोल के एसेट डेबिट हुआ, एसेट यहाँ पे डिक्रीज किया बोल के एसेट क्रेडिट हुआ। यहाँ पे उधार में लिए, पैसा नहीं दिए तो एक लाइबिलिटी बना, तो क्रेडिट हुआ। यहाँ पे कोई भी एसेट का एंट्री होगा, और एक डेप्रिसिएशन का होता है, वो तो हम भी अलग से कराएंगे। वो कोई भी एसेट का प्रोक्योरमेंट का यही एंट्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते भाई लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज इंक्रीज करने से बोले क्रेडिट, डिक्रीज करने से डेबिट। तो देखो अब आया था यहाँ पे लाइबिलिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लाइबिलिटीज जब इंक्रीज किया, कब इंक्रीज किया, सपोज हम लोन लिए तो लाइबिलिटी, कोई भी कारण, सपोज लोन लिए, कैपिटल इश्यूज किए, बोरोइंग्स किए, ठीक है, ठीक है, या फिर और क्या हो सकता है लाइबिलिटी का रीज़न बोलो, उधार में परचेस किए, पेमेंट करना ड्यू है, ये सब लाइबिलिटीज़ है तुम्हारा। तो लाइबिलिटीज़ के लिए क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज़ तो 2 होगा, 2 लाइबिलिटीज़। ये लाइबिलिटीज़ का नेचर क्या क्या हो सकता है, सपोज तुम लोन लिया होगा तो टू बैंक लोन, कैपिटल इशू किया होगा तो कैपिटल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कोई खर्चा है वो भी तो तुम्हारा लाइबिलिटीज़ हुआ। क्रेडिट में परचेस किया, क्रेडिटर, वो भी तुम्हारा लाइबिलिटीज़ हुआ। ठीक है, लोन, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, क्रेडिटर्स,
उसके बाद सपोज इसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल है, वो भी तुम्हारा क्या हुआ, लाइबिलिटीज़ हुआ। तो ये सब तुम्हारे पास क्रेडिट हुआ, कोई भी एक इशू आएगा। तो अगर लाइबिलिटीज क्रेडिट होगा तो इसका बदले कुछ तो लिए होंगे तभी ना मेरा लाइबिलिटी बना। आई हैव टेकन सम फैसिलिटीज या सम एडवांटेजेस, बिकॉज ऑफ दैट लाइबिलिटी हैज बीन क्रिएटेड। तो क्या लिए होंगे, तुम पैसा लिए होगा किसी से, जैसे कि लोन के केस में बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर पैसा नहीं लिए होगा तो क्या होगा, तुम्हारा खर्चा बाकी है तो दैट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट। जितना सपोज सैलरी ड्यू था ना, क्या था सैलरी का एंट्री, क्या था सैलरी, जैसे कि एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, तो यहाँ क्या हुआ एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। अब सपोज तुम क्रेडिट में परचेस किया होगा तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टू क्रेडिटर्स, हाँ कि नहीं। उसके बाद इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, सपोज फर्स्ट एंट्री तुमसे क्या किया होगा, सपोज लोन का केस में तुम क्या किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, कैपिटल लिया होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, करेक्ट फर्स्ट। दूसरा, अगर हम कोई खर्चा देना बाकी है तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, कोई भी सपोज इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू है तो दैट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। और क्या बचा, क्रेडिट में परचेस की है कोई चीज़ तो परचेस गुड्स किए हो तो परचेस अकाउंट डेबिट, अगर एसेट परचेस किए होंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, क्रेडिटर या फिर टू वेंडर। देखो तो इसको छोड़ के और कोई कभी लाइबिलिटी तुम देखा होगा अकाउंट्स में, तुम लोग तो इतना सारा कंपनी का ऑडिट वगैरह किया होगा, यही नेचर ऑफ एडजस्टमेंट रहता है ना, यस और नो आशीष। यस सर। और मैक्सिमम एक होता है तुम्हारा कभी कभी प्रोविजन का एंट्री, वो तो बाद में, बट मेजर जो लाइबिलिटी का जो एंट्री ही होता है, लोन लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन, कैपिटल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई भी एक्सपेंडिचर का ड्यू है दैट एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर उतना अमाउंट से, क्रेडिट में परचेस किया परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, एसेट खरीदे उधार में बस जितना ड्यू है एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यही तो होता है। ये तो लाइबिलिटी इंक्रीज वाला हम बताएं। अब भाई लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ सपोज, उल्टा यहाँ पे इंक्रीज, अब यहीं पे कर देते हैं हम डिक्रीज करके, सपोज लाइबिलिटी डिक्रीज हो, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या होता है, ये सब लाइबिलिटी इंक्रीज किया था, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, दैट इज वाई क्रेडिट हुआ। अब लाइबिलिटी डिक्रीज कब हुआ, जब लाइबिलिटी का रीपेमेंट कर देंगे, जब हम पेमेंट कर देंगे, जब पेमेंट कर दे तब क्या होता है, डिक्रीज। अब सपोज उल्टा पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, उल्टा एंट्री, पेमेंट करने से क्या होगा, लोन है मेरा लाइबिलिटी कम हो गया, तो लाइबिलिटी अगर कम होगा तो क्या होगा, लोन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रीपेमेंट का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी कम हुआ, एसेट भी कम हुआ लाइबिलिटी भी कम हुआ, एसेट कम हो बोल के क्रेडिट हुआ, लाइबिलिटी कम हो बोल के डेबिट हुआ। अब एक्सपेंडिचर था आउटस्टैंडिंग, इसका पेमेंट हो गया, सपोज सैलरी का आउटस्टैंडिंग था पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का ड्यू था पेमेंट हो गया, तो क्या करेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज लाइबिलिटी कम हो गया टू बैंक, खत्म, ये एसेट मेरा कम हुआ दैट इज वाई बैंक क्रेडिट। अब सपोज परचेस किए थे, केटर का ड्यू था, फिर ड्यू पेमेंट किया तो क्या हो, केटर अकाउंट डेबिट या वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म। दैट मीन्स लाइबिलिटी कम तभी होगा जब हम उसको प्रीपेमेंट करेंगे, तो दैट लाइबिलिटी अकाउंट विल डेबिट डेबिट डेबिट। समझ में आया लाइबिलिटी का एंट्री इंक्रीज डिक्रीज का। तो ये जो हम समझा रहे थे आज का तुम लोग का टॉपिक कि एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है, कभी अगर कम करना है तो क्रेडिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, कभी कम करना है तो डेबिट होता है, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट, ओके। लाइबिलिटी इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट, डिक्रीज करेगा तो डेबिट। क्या क्या होता है समझाया, उसके बाद हम अक्रूवल कंसेप्ट बताया कि भाई हम लोग अकाउंट्स में हमेशा अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करते हैं। एक पर्टिकुलर ईयर का अगर एक्सपेंडिचर है उसका एक ही एंट्री होता है, क्या कि भाई एक्सपेंडिचर अकाउंट तो डेबिट हो गई, पेमेंट हो गई तो टू बैंक, नहीं हुआ तो आउटस्टैंडिंग खर्चा, बट डेबिट तो पूरा फुल अमाउंट ही आएगा बिकॉज ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट। ऐसा नहीं कि जितना पेमेंट उतना खर्चा होगा, नो, नहीं पेमेंट किया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर में तुम्हारा जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। इनकम भी फुल बुक करते हैं हम लोग, इनकम तो हो गया, सेल किया, इंटरेस्ट मिला,
अब से पैसा मिले ना मिले, पैसा मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं मिले तो डेटर में गिरा हुआ रहेगा मेरा एसेट अकाउंट डेबिट या फिर अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। एसेट का एंट्री कैसे होगा, एसेट परचेज की तो एसेट अकाउंट डेबिट, उसके साथ साथ जितना भी इंस्टॉलेशन फ्रेट ट्रेड सब जुड़ जाएगा उसी का वैल्यू में। अब पेमेंट कर दिया टू बैंक, नहीं पेमेंट किया तो लाइबिलिटी, ठीक है। अब लाइबिलिटी इनक्रीज कब होता है, जब लाइबिलिटी का वजह से कोई चीज़ किसी से पैसा लेते हैं तो लाइबिलिटी इनक्रीज होता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम समवन टू कैपिटल, कोई खर्चे का पेमेंट करा बचा हुआ था, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग खर्चा, ओके। उसके बाद कोई एसेट परचेस किए, परचेस अकाउंट डेबिट या फिर एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या फिर टू वेंडर। लाइबिलिटी का रिड्यूस कब होता है, जब इसका पेमेंट कर देते हैं। तो उल्टा, जब लाइबिलिटी कम होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, आउटस्टैंडिंग खर्चा अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, होप सो। यस सर। ओके, तो पहले उसी एंट्री समझाए थे, फिर हम प्रैक्टिकल में घुसते हैं। आज शायद प्रैक्टिकल में नहीं घुस पाएंगे, कल घुसेंगे। पहले एंट्री समझे। सपोज एक्सपेंडिचर जो तुमको बताया, एक्सपेंडिचर का मास्टर एंट्री, एनी एक्सपेंडिचर अगर पेमेंट किया तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, नहीं किया तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग खर्चा, करेक्ट। अब आए थे गुड्स से रिलेटेड कोई अगर खर्चा था, हम कोई गुड्स को प्रोक्योर परचेस किए, परचेस ऑफ एनी मटेरियल, गुड्स मतलब हम मटेरियल का बात कर रहे हैं यहाँ पे। कोई मटेरियल आज तुम लोग को समझा दे रहे बुकिस नॉलेज वाला, कल प्रैक्टिकल पूछे तुम लोग आंसर देना, ओके। कोई भी एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर की बात करें सब क्या है, सर्विस बिल है ना। प्रैक्टिकली देखा जाए ये क्या है, सर्विस बिल है ना। एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो सकता है, रिपेयर मेंटेनेंस, लेबर सप्लाई बिल्स, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो वाला, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पावर बिल, वाटर चार्जेस, एनीथिंग, यही है ना एक्सपेंडिचर अकाउंट, सर्विस बिल। ये जो बात करिए कौन सा बिल है, मटेरियल बिल, मटेरियल का बिल की बात कर रही है, आइदर रॉ मटेरियल होगा या फिर स्टोर आइटम होगा। तो अगर कोई मटेरियल का अगर परचेस किए होंगे उसका एंट्री क्या होगा, जब हम परचेस करते हैं तो आधा कैश परचेस किए होंगे या फिर क्रेडिट परचेस किए होंगे। तो अगर कैश में परचेस करेंगे तो एंट्री क्या होगा भाई, परचेस अकाउंट डेबिट। प्रैक्टिकली हम लोग अकाउंट्स का सिलेबस में हम लोग परचेस अकाउंट डेबिट करते हैं, बट प्रैक्टिकली परचेस अकाउंट डेबिट नहीं होता। प्रैक्टिकली वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का जो है मटेरियल अकाउंट डेबिट होता है, ओके। बट तुम लोग परचेस ही याद रखना, प्रैक्टिकली तुम अगर कहीं पे काम करोगे वहाँ पे परचेस डेबिट नहीं होता, वहाँ पे दैट मटेरियल अकाउंट डेबिट होता है, ओके। मटेरियल अकाउंट, सपोज मटेरियल ए परचेस किया तो मटेरियल ए अकाउंट डेबिट, मटेरियल बी परचेस तो मटेरियल बी अकाउंट डेबिट। कैश में परचेस किया तो दैट परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, संख्या खत्म हो गया। तो मेरा यहाँ पे क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट इसीलिए होता है बिकॉज मेरा स्टॉक बढ़ता है, स्टॉक मेरा एसेट है, एसेट बढ़ा बोल के यहाँ पे डेबिट हुआ। जब भी परचेस करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट इसीलिए करते हैं बिकॉज मेरा परचेस इज अ मटेरियल, मटेरियल मतलब मेरा स्टॉक बढ़ रहा है, इसीलिए परचेस अकाउंट डेबिट होता है। और हम लोग अकाउंट से मटेरियल नहीं लिख के हम लोग परचेस लिखते हैं, बट प्रैक्टिकली मटेरियल ही डेबिट होता है, स्टॉक अकाउंट ही पर्टिकुलर स्टॉक का अकाउंट सभी डेबिट होता है टू कैश। क्रेडिट में परचेस करते सेम होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लायबिलिटी। अब बाद में अगर इसी लायबिलिटी को पेमेंट करना है, सपोज क्रेडिटर को पेमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, लायबिलिटी कम हो गया मेरा। एनी लायबिलिटी का अकाउंट क्या होगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलो, अब क्या कभी कभी परचेस करने के बाद गुड्स रिटर्न भी तो हम लोग करते हैं, तब क्या एंट्री होगा, अगर ये कैश परचेस वाला था रिटर्न होगा तो उल्टा एंट्री, कैश रिटर्न देने पड़ेगा। अगर क्रेडिटर वाला था, क्रेडिट परचेस वाला था, क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा मेरा, किसी से माल परचेस किए थे हम रिटर्न दे दिए तो मेरा लायबिलिटी कम हो जाएगा ना। तो अगर मेरा क्रेडिट परचेस था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी कम हो गया। टू परचेस रिटर्न मेरा एक्सपेंडिचर को कम करता है, परचेस रिटर्न क्या होता है, परचेस से माइनस होता है, दैट मीन्स एक्सपेंडिचर को कम करता है। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि एक्सपेंडिचर को कम करता है तो क्या होगा, क्रेडिट, राइट। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, यस सर, क्रिस्टल ठीक है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है, सपोज देखो एक्सपेंडिचर में अभी थे, एक्सपेंडिचर सर्विस बिल मटेरियल बिल समझ में आ गया, ये अकाउंटिंग होता है, परचेस किया तो ये एंट्री गिरा। अब उसका जब पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री होगा, दो स्टेप। अब सपोज जब मटेरियल परचेस किया तब डिस्काउंट मिला, भाई डिस्काउंट मिला, क्रेडिटर डिस्काउंट दिया तुमको तो क्रेडिटर अकाउंट तुम्हारा कम हो जाएगा, डिस्काउंट तुम्हारा इनकम में घुस जाएगा। तो कंबाइंड एंट्री अगर कभी कभी क्रेडिटर हम लोग डिस्काउंट मिलता है तो क्या होगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसिप्ट। मैंने परचेस तो 1 लाख का माल किए थे बट पेमेंट करने बोला 90,000, बाकी 10,000 क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, इनकम में चले जाएगा मेरा, ओके।
रिटर्न का भी हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, इनकम। एक्सपेंडिचर हो गया। एक्सपेंडिचर में दो ही पार्ट तुम्हारे पास रहता है, एक तुम्हारा सर्विस बिल, दूसरा मटेरियल बिल। एक्सपेंडिचर में ये दो ही पार्ट ही रहता है ना, तुम सोचो, खुद सोचो, थिंक अबाउट इट। सर्विस बिल सब कुछ कवर हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कंस्ट्रक्शन का खर्चा, फलाना सैलरी सब कुछ इसी में आ गया सर्विस बिल में। मटेरियल बिल में भी आ गया तुम्हारा सब, ठीक है। बाकी तुम्हारा बचा कौन सा, इनकम। इनकम बेसिकली सेल्स का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, सेल से रिलेटेड इनकम, सेल एंड अदर इनकम का बात कर रहे हैं। कंपनी खाली सेल तो नहीं करता, सेल छोटे, जैसे कि मेरा कंपनी टाउनशिप है, क्वार्टर रेंट पे देके रखा है, तो वहाँ से इनकम हो रहा। ओके, कंपनी पैसा लेके कहीं और इन्वेस्ट किया है, वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वहाँ भी तो इनकम है, अदर इनकम भी तो है। ओके, तो इनकम का क्या है बेसिकली भाई, दो होगा। एक तो तुम्हारा एनी इनकम एंट्री क्या होता है, जो हम डिस्कस होते थे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, एनी इनकम का एंट्री क्या होता है, यहाँ पे जो डिस्कस किए थे, ये रहा। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो डेटर अकाउंट डेबिट, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। कोई भी इनकम का ये एंट्री होगा, वो चाहे इसको तुम सेल ले लो, इसको तुम इंटरेस्ट ले लो, इसको तुम डिविडेंड ले लो, कोई भी ए एंट्री होगा अल्टीमेटली, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा ब्रेक किए इनकम का कैटेगरी। सपोज कोई भी समटाइम्स इनकम हमको, एनी इनकम रिसीप्ट, मैंने से इनकम सेल किया सन पैसे, तो कैश सेल्स, लाइक कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश सेल जैसे हम लोग करते हैं। अब इनकम सेल तो कर दिए, इनकम मिला नहीं तो क्या होगा, इनकम अक्रूड एक एसेट क्रिएट हो जाएगा। अगर इनकम अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम, सपोज इंटरेस्ट मिला नहीं बट ड्यू हो गया, अभी तक सामने वाले को इंटरेस्ट दें, तो इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट टू इनकम, तो इनकम में तो बुक हो गया, पैसा नहीं मिला क्या हुआ, एक एसेट क्रिएट हो गया। पैसा नहीं मिला तो क्या हुआ, एक एसेट क्रिएट हो गया। घर में जाके इस सबको अच्छे से पढ़ना, इतना 10 तो अकाउंटिंग एंट्री का जरूरत है, जितना हम नोट्स में बता रहे उतना अकाउंटिंग एंट्री कर लिए, तुम्हारा पैसा से स्ट्रॉन्ग हो जाए। सब प्रैक्टिकल यहाँ पे हम घुसाएं। अब सेल्स ऑफ गुड्स का अकाउंटिंग, क्या कैश में सेल किया तो क्या हुआ, संग संग भाई बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल, एसेट इंक्रीज किया डेबिट, इनकम इंक्रीज किया तो क्रेडिट। अब क्रेडिट सेल अगर किया हुआ कस्टमर को, बहुत सारा कंपनी क्रेडिट सेल करता है, बहुत सारा कंपनी एडवांस लेके सेल करता है। क्रेडिट सेल किए तो क्या होगा, पैसा बाकी है तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, इनकम हो गया सेल, डेटर पैसा मिलेगा, तो आइदर बैंक अकाउंट डेबिट या फिर डेटर अकाउंट डेबिट, तभी जाकर तुम इनकम क्रेडिट करेगा। ये था ना मास्टर रूल्स, आइदर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला तो, नहीं मिला तो डेटर अकाउंट डेबिट, और सेल नहीं है तो कुछ और है तो दैट इनकम अकाउंट अक्रूड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब पैसा मिला तो क्या होगा, पैसा मिला बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, एक एसेट कम हो गया, डेटर से पैसा मिल जाने से डेटर क्या होता है, कम हो जाता है। डेटर से पैसा मिल गया तो डेटर क्या होता है, कम हो जाता है। अगर तुम्हारा जनरलिटी चैप्टर कंट्रोल में है ना, बाकी अकाउंट्स का बहुत सारा चैप्टर तुम्हारा ऐसे ईजी लगने लगेगा, ठीक है। अब समटाइम्स हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, तो कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, कस्टमर का बिल कम हो जाएगा ना, तो कस्टमर को क्रेडिट हम कम करेंगे, ठीक है, डेबिट कम करेंगे हम यहाँ पे। सपोज ये वाला एंट्री हम बेचा 1 लाख में, उसको बोला तू 90 दो, 10,000 डिस्काउंट देते हैं, ठीक है। तो मेरा हम क्या किए, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, डिस्काउंट अलाउड 1 लाख, टू एक्स लिमिटेड 1 लाख। अब वो जब पेमेंट करे कितना करेगा, पेमेंट कितना करेगा हमको, 90,000 ही करेगा, बिकॉज वो तो हम डिस्काउंट ही दिए थे। बेचे थे कितना में, हम 1 लाख में बेचे थे, जब हम बेचे थे एंट्री किए थे एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1 लाख तुमसे मिलना था हमको, बट वो देगा कितना, 1 लाख नहीं देगा, 90,000 देगा, बाकी 10,000 हम उसको क्या किए, डिस्काउंट दे दिए। 1 लाख के अगेंस्ट में 90,000 पेमेंट किया, 10,000 डिस्काउंट दिए, तो खत्म, ठीक है। अब कभी कभी बैड डेट होता है भाई, डेटर पैसा नहीं दिया तो डेटर को तो कम करना है, डेटर पैसा नहीं दिया तो नहीं है, डेटर को कम करना है, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट जो मेरा पीएल अकाउंट में जाएगा एंड टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट बिकॉज लॉस है मेरा, पीएल अकाउंट खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, लॉस है, और डेटर मेरा एसेट कम हो गया। समटाइम्स बैड डेट रिकवर भी हम लोग करते हैं, जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैड डेट रिकवरी पूरा इनकम में जाएगा मेरा, बैड रिकवरी इज योर इनकम। अब कुछ और इनकम अगर रिसीव किए तो दैट इनकम अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं मिला तो इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट डेबिट,
बट वही, ये तो बेसिक है, बट मास्टर एंट्री तुम्हारा यही है जो हम बताएं, यही होगा। कोई भी इनकम तुम उठा ले, इसी को छोड़ के कोई एंट्री नहीं होगा। संग संग पैसे मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट इनकम का नाम। नहीं मिला पैसा तो क्रेडिट सेल है, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। ओके, दूसरा कोई इनकम हुआ, पैसा नहीं मिला, मिल गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, नहीं मिला अकाउंट इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, खत्म। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एसेट में आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर समझ में आया हम लोग को, एक्सपेंडिचर के पीछे सर्विस बिल का भी हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास में लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कि कंपनी में अकाउंटिंग कैसे होता है, पूरा प्रैक्टिकल। अब तुम लोग जब जब कहीं पर काम करने जाएगा, ऑडिट करने जाएगा, सब समझ में आएगा प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है, बताएंगे। ये तो जस्ट जनरलिटी बताया, हम प्रैक्टिकल इसके थोड़ा थ्रू एग्जाम्पल का थ्रू समझाएंगे पूरा। अब एसेट अकाउंट, एसेट का अकाउंटिंग कैसे होता है भाई? वो भी एसेट, अगर एसेट का अकाउंटिंग, एसेट इंक्रीज करेगा तो डेबिट, एसेट डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। एसेट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? डेबिट। एसेट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? क्रेडिट। Great. तो कोई कौन सा ट्रांजेक्शन की वजह से एसेट इंक्रीज करता है? परचेस। तो जब भी परचेस करेंगे तो परचेस दो टाइप का हो सकता है भाई, एक कैश परचेस, दूसरा क्रेडिट परचेस। अगर कैश में परचेस किया तो क्या होगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। एसेट इंक्रीज किया, डेबिट हुआ, पैसा, दूसरा एसेट खत्म हो गया तो क्रेडिट हुआ। एक एसेट इंक्रीज किया, दूसरा एसेट डिक्रीज किया। ठीक है, क्रेडिट परचेस करेंगे तो एसेट तो आ जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट तो हो गया, बट प्रैक्टिकली संग संग एसेट अकाउंट हम लोग डेबिट नहीं करते, उसको एक एसेट कोड खोलने पड़ता है, कैपिटलाइज करने पड़ते हैं, वो सब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। एसेट अकाउंट डेबिट, और उधार में परचेस किया तो लायबिलिटी बन गया भाई, कैश नहीं हुआ तो लायबिलिटी हुआ। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे मेन अकाउंट, मेन एंट्री में बता देते हैं यहाँ पे। कोई भी एसेट एंट्री, एसेट अकाउंट तो डेबिट होगा ऑलवेज। और टू में अगर संग संग पेमेंट किया तो बैंक होगा, या पार्टली पेमेंट किया तो टू बैंक, और नहीं कुछ ड्यू है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, या फिर वेंडर अकाउंट डेबिट, क्रेडिट लायबिलिटी। एक्चुअली सीए फाउंडेशन में जब इस बैच में कराए थे ना, वो हम नोट्स किए थे, तो हम सोचा कि बेस बिल्डिंग के लिए तो कंसेप्ट सही है, यहीं से करा देते हैं। ओके, अब देखो ये तुम्हारा क्या था, ये जो ड्यू था क्रेडिटर का, इसको पेमेंट करना है। जब भी तुम कोई क्रेडिटर को पेमेंट करोगे क्या होगा? लायबिलिटी कमा, तो लायबिलिटी रीपेमेंट का एंट्री क्या है? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। एनी लायबिलिटी अगर तुम पेमेंट करते हो, एंट्री क्या होगा? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लायबिलिटी कंपनी से डेबिट होता है टू बैंक। एनी लायबिलिटी, कुछ भी लायबिलिटी उठा लो, यही होगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक हुआ। अब एसेट्स है तो भाई एसेट पर डेप्रिसिएशन तो होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? बिकॉज ऑफ यूज का वजह से एसेट का वैल्यू कम के रहता है, तो इसका वजह से क्या होता है? डेप्रिसिएशन होता है। तो इसका फंडा क्या है तुम्हारा, समझा देते हैं वाई डेप्रिसिएशन। हम लोग एक बात बताओ, एसेट जब परचेस करते हैं तो जिस साल परचेस किए उस साल तो मेरा पूरा कैश आउटफ्लो चले गया, सपोज हम कैश में परचेस किए तो कैश आउट, सपोज 1 करोड़ का एसेट था तो 1 करोड़ का कैश आउटफ्लो तो मेरा इसी साल ही चले गया। ठीक है, तो इसको हम पीएल अकाउंट में क्यों नहीं दिखा सकते? हम लोग बोला कि नहीं, कोई भी अगर एसेट है, इसका लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, उसको तुम एक काम करो बैलेंस शीट में दिखाओ। ऐसा क्यों लाया गया ऐसा कंसेप्ट, वाई? बोलो तो, बोलो। बिकॉज बिकॉज इसका रीज़न क्या है? अगर एसेट, तो कोई भी कंपनी में हम लोग जब एसेट में इन्वेस्ट करते हैं कि इतना बड़ा बड़ा मशीनरी में, पर उसका वैल्यू बहुत ह्यूज होता है। अगर एसेट परचेस को भी अगर हम लोग कैश फ्लो का साथ लिंक करके एक्सपेंडिचर दिखा दें तो मेरा पीएल अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा। जिस महीना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उस महीने मेरा पीएल अकाउंट में काफ़ी एक्सपेंडिचर दिखेगा तो लॉस हो जाएगा। जिस महीना कम होगा तो उस महीना काफ़ी ज़्यादा इनकम और प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये, बट एक बात है, जब एसेट परचेस करते हैं उसका तो लाइफ होता है, उसका तो 1 साल लाइफ नहीं, उसका तो 5 साल, 1 साल से ज़्यादा ही लाइफ है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जब इस एसेट से बेनिफिट हमको अगला 10 साल, 20 साल, 15 साल मिलेगा, तो वाई नॉट एक काम करते हैं हम लोग कि उस बेनिफिट का रेशियो में हम लोग खर्चे को लेके जाते हैं। सपोज 1 करोड़ का खर्चा है ना, पीएल अकाउंट तो लेकर जाना ही है हमको, बट एक बार में नहीं, ये डेप्रिसिएशन का नाम से लेकर जाएंगे। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट का जो वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ करके हम लोग निकालते हैं। दैट मीन्स एसेट को धीरे धीरे हम पीएल अकाउंट में लेकर जाएंगे, बट एक बार में नहीं, बेस्ड ऑन द लाइफ, जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर एसएल मेथड जो भी है, उसको एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उसको फॉलो करके हम लोग धीरे धीरे लेके जाएंगे। इससे क्या होगा? मैचिंग कंसेप्ट करेगा, इससे मेरा पीएल भी ठीक रहेगा। और दूसरा चीज, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। बिकॉज वाई डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर, बोलो तो?
জন্য তো কোনো আলাদাভাবে কোনো ক্যাশ करेक्ट, बिकॉज जब हम एसेट परचेज किए तभी मेरा कैश आउटफ्लो हो गया, या फिर जब हम केटर को पेमेंट किए तभी हो गया। अलग से अब मेरा कोई कैश माना कि ये जस्ट एक्सपेंडिचर मेरा पीएल अकाउंट में आता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इनकम, सो दैट मेरा इनकम टैक्स से बेनिफिट मिले। डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, इनकम टैक्स में प्रॉफिट कम होगा तो बेनिफिट तो मिलेगा, तो उस पर्पस के लिए है। तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए डेप्रिसिएशन रिलेवेंट है अकाउंट्स में, एक तो प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए, इनकम टैक्स में रिलेवेंट है इनकम टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए, बट ये है नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, तो एनीवे, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, पीएल अकाउंट में आता है एक्सपेंडिचर डेबिट, और डेप्रिसिएशन का वजह से एसेट का वैल्यू फॉल करता है, तो दैट इज व्हाई एसेट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट हुआ, और इसका वजह से एसेट का वैल्यू फॉल करता है, तो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। फाइन, एसेट का परचेज वाला देख लिया, अब डिक्रीज वाला देखते हैं। जब एसेट को सेल करते तब क्या होगा? जब एसेट को सेल करते सर पैसा मिला होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और एसेट को जब बेचा, यहाँ पे आइदर प्रॉफिट ऑन हो सकता है बेचने में, या फिर लॉस भी हो सकता है। इसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग? देखते हैं कि जो एसेट को हम बेचा उसका रिटर्न डाउन वैल्यू WDV कितना था, हमारे डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू कितना था। सपोज 40 लाख का एसेट था, तुम बेचा कितना में? 70,000 में, तो तुम्हारा 30,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी पीएल अकाउंट में चले जाएगा। ठीक है, कोई भी एसेट जब हम बेचते हैं तो उसको हम लोग सेल नहीं बोलते, बिकॉज सेल ऑफ क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स होता है। जब हम कोई फिक्स एसेट बेचते हैं तो उसका इनकम प्रॉफिट या लॉस ऑन फिक्स एसेट बोल के जाता है। कभी भी देखना, कोई अगर तुम फिक्स्ड एसेट बेचा, कोई भी अगर फिक्स्ड एसेट कंपनी में तुम बेचता है, कभी देखना उसको सेल्स के अंदर नहीं रहता है, वो तुम्हारा पीएल अकाउंट में आता है। आइदर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट बोल के पीएल अकाउंट में चले जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। अगर लॉस होगा तो लॉस बोल के चले जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कभी सेल्स के अंदर नहीं घुसता, इस चीज़ से आता है। सेल ऑफ व्हाट? सेल ऑफ गुड्स, इन्वेंट्री, जो चीज़ हम डील करते हैं, जिस चीज़ का बिजनेस है। मेरा अगर स्टील कंपनी है तो स्टील प्रोडक्ट जो बेचा वो तुम्हारा सेल में जाएगा, बट मेरा फैक्ट्री में जो पुराना एसेट वगैरह था उसको अगर हम बेचें तो उसका इनकम और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जाएगा तुम्हारे यहाँ पे पीएल अकाउंट में, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। जैसे कि इनकम टैक्स में लोग कैपिटल गेन देखते हैं, तो यहाँ पे फिर कैपिटल गेन का भी ट्रीटमेंट होगा इनकम टैक्स के हिसाब से। ठीक है, अंडरस्टूड? तो बेसिकली कैसे निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस? सिंपल है, जो मेरा बुक वैल्यू है, रिटर्न ऑन वैल्यू, उससे हम लोग कितना पैसा मिला, कितना बिका, डिफरेंस तुम्हारा आइदर लॉस या फिर प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट। अंडरस्टैंड? दूसरा क्या है तुम्हारा? इंस्टॉलेशन या फिर इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट को इंस्टॉल करने का जो खर्चा है फिक्स एसेट के वैल्यू में ऐड होता है टू बैंक। अगर फिक्स एसेट को परचेज करके लाने में कोई फ्रेट पेमेंट की, वो भी फिक्स एसेट में ही ऐड होगा, तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश है टू बैंक। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब आया थे लाइबिलिटीज। ठीक है, यहाँ तक करके खत्म कर देंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब आया थे लाइबिलिटीज। तो एनी लाइबिलिटी, उसका मास्टर एंट्री क्या है बताओ? एनी लाइबिलिटी मास्टर एंट्री क्या है? जब लाइबिलिटी इंक्रीज होता है तो पहले डिस्कस किया क्या होता है? पैसा मिला होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अगर नहीं मिला होगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, उधार मिले होंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सॉरी गलती बोले, बैंक अकाउंट डेबिट, या फिर इसको हटाओ, गलती बोल दिया, पैसा मिला हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट लाइबिलिटी। कोई खर्चा का पेमेंट करना बचा हुआ तो एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, उधार में परचेस किया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। एसेट परचेस किए होंगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। ये होता है लायबिलिटी का एंट्री। लायबिलिटी इंक्रीज करने से क्रेडिट होता है। तो अगर लोन लिए होंगे, उधार लिए होंगे, किसी से खर्चा ड्यू है, परचेस किया ड्यू में, एसेट परचेस किया ड्यू में, यही है, ये चार्ट पे एंट्री वहाँ फिर आ गया। ठीक है, तो ये देखो बोरोइंग्स लोन है, इसे तुम समझेगा। अब सपोज क्रेडिट परचेस वगैरह समझ में आ गया तुमको। अब पेमेंट करना है, जब लायबिलिटी पेमेंट करते क्या तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, उधार था क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आउटस्टैंडिंग खर्चा पेमेंट करते, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट बचा हुआ था तो आउटस्टैंडिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, अब आए थे ड्रॉइंग्स। सर जब बिजनेस स्टार्ट करते कैपिटल देखे तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज कैपिटल एक लायबिलिटी होता है, बिजनेस अलग, मालिक अलग, तो दैट इज वाई कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर कंपनी, फॉर अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब ड्रॉइंग, जब तुम्हारा प्रोप्राइटर, तुम्हारा जो पार्टनर था बिजनेस से पैसा उठा लेता है तो उल्टा एंट्री ड्रॉइंग।
ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा टू कैश या बैंक। और यही ड्राइंग अकाउंट फिर क्या होता है, कैपिटल को माइनस हो जाता है। ड्राइंग से वजह से क्या होता है, लायबिलिटी कमता है, तो दैट इज वाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग की वजह से लायबिलिटी कमता है, दैट इज वाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट। देखो इतना सारा डिस्कशन जो हम किया, कहीं पे भी हम डिस्कस किया व्हाट रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तुम लोग जो बोला था गिवर रिसीवर, व्हाट गोज आउट व्हाट कम्स इन, कुछ डिस्कस किया हम, बोलो नो। नो सर। हम सिंपली क्या किया भाई, चार चीज़ में ब्रेक किया जो प्रैक्टिकल है, एक्सपेंडिचर, इनकम, एसेट एंड लायबिलिटीज। तुमको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि सामने वाला ट्रांजेक्शन है क्या है, एक्सपेंडिचर है, इनकम है, एसेट है, लायबिलिटीज। तो एक्सपेंडिचर है तो यही ट्रांजेक्शन होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर नहीं हुआ तो टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। बाद में जब इसको पेमेंट करेंगे, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म। इनकम है, पैसा मिला होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम, नहीं मिला होगा तो क्या होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू इनकम या अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। बाद में जब मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट अक्रूड इनकम खत्म, बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट डेटर अकाउंट खत्म, हो गया। एसेट परचेस किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, उधार में किया एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, बाद में पेमेंट किया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म। एसेट डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट को बेचा, बेचने से एसेट क्रेडिट हुआ, पैसा मिला, डिफरेंस इज अदर प्रॉफिट या लॉस। लायबिलिटी इंक्रीज किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लोन की वजह से कोई खर्चा बचा हुआ है, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग खर्चा। क्रेडिटर से उधार परचेस किए, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। एसेट उधार परचेस किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। लायबिलिटी का पेमेंट किया, दैट पर्टिकुलर लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल विड्रॉ किया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये फिर बाद में जाके कैपिटल से माइनस हो जाता है। समटाइम्स ड्रॉइंग्स ऑफ कैश के साथ ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स भी होता है। समटाइम्स मेरा जो पार्टनर था बिजनेस का, मेरा जो प्रोपाइटर है, वो क्या किया, कुछ गुड्स ले लिए पर्सनल यूज़ के लिए। तो कोई भी चीज़ अगर पर्सनल यूज़ के लिए उठाता है तो ड्रॉइंग्स होता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, टू कैपिटल टू परचेस, मेरा परचेस कम हो गया, परचेस का आइटम कम हो गया। एसेट ले लिया तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू एसेट, अब यही ड्रॉइंग्स फिर क्या होगा, उसका कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स हुआ, ड्रॉइंग्स ऑफ एसेट हुआ, क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू क्या उठाया, कैश उठाया टू कैश, परचेस गुड्स उठाया तो टू परचेस, एसेट उठाया तो टू एसेट। तो ये परचेस का वैल्यू कम हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया, ड्रॉइंग्स बोल के जो है कैपिटल से माइनस हो जाएगा उसका। एक्स्ट्रा एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट अगर हम करते हैं एंट्री क्या होता है, एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आउटस्टैंडिंग वाला पेमेंट है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। एसेट के लिए पेमेंट किया, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्रेडिटर को पेमेंट किया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लायबिलिटी पेमेंट किया, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, है कि नहीं। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फाइनल अकाउंट्स में आता था, याद है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट को ट्रीट करते थे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। कोई भी गुड्स अगर एज अ फ्री सैंपल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सपोज आज हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमको फ्री सैंपल सब जगह मेरा डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये तो मेरा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, परचेस, बिकॉज मेरा स्टॉक कम हो गया, ठीक है। अब तुम लोग जो ट्रेडिशनल अप्रोच में किया है, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, नॉमिनल, भूल जाओ, उतना हेडेक लेने का नहीं है। एग्जाम में आता है अलग बात है, सी व्हाट इज रियल व्हाट इज नॉमिनल, वो अलग बात है, ठीक है। इसे तो कैश बुक के लिए बात नहीं करेंगे, चलो। ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। उसके Yes, बाद sir. कल का क्लास में ये वाला तुम लोग देख कर आना, इसको हम थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे, जो सेकेंड वाला जो नोट था मेरा, ठीक है। सेम चीज़ ये और ये प्रैक्टिकली अकाउंटिंग कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करें, जो अगला क्लास में डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कैसे होता है हर चीज़ का। सपोज कुछ कुछ जो तुम लोग को बताया वहाँ पे, सपोज पे सेक्शन में अकाउंटिंग कैसे होता होगा, स्टोर्स का अकाउंटिंग, रॉ मटेरियल का अकाउंटिंग, सर्विस का अकाउंटिंग, एसेट का अकाउंटिंग, ऑल्दो हम जनरल बता दिए, बट बुक इस लैंग्वेज के लिए, बुक इस नॉलेज में बताया, बट प्रैक्टिकली कैसे होता होगा, एक बिल का प्रोसेसिंग वगैरह, कि कैसे एक एंट्री किया, ट्रायल को हिट किया, पील अकाउंट में गया, बैलेंस शीट फिर ऑटोमेटिक बन गया, कैसे, वो सब चीज़ हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको जस्ट तुम लोग नोट्स को एक बार के लिए गो थ्रू करके आना, इसमें देखो सब कुछ है, अक्रूवल, कैश बेसिस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जो नोट्स है बहुत बेस, अगर तुम्हारे अकाउंट से बेस स्ट्रॉग है ना, तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, तुम कहीं भी जाके कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग तुमको अकाउंटिंग एंट्री इज इंपॉर्टेंट। आज जितने ही बड़े बड़े चार्टर अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, जो भी अकाउंट्स क्लोजिंग में अगर इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर कोई डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग एंट्री तो माननी ही पड़ता है, उसको तो जनरल एंट्री करनी पड़ता है।
ऐसा नहीं कि अगर जनरली करना मतलब मेरा ये हो गया, नो, जनरली करने के लिए नॉलेज चाहिए होता है। हाँ, एज अ सी ए तुमको इंडेस का कंप्लायंस देखना है उसमें, या इंडेस का हिसाब से क्या होना चाहिए इसमें ट्रीटमेंट वगैरह, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा प्रैक्टिकली घुसेंगे यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्लास अभी थोड़ा बेसिक चलेगा, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक में चले जाएंगे। ठीक है, वंस योर बेस इज स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, अब धीरे धीरे हम लोग मेन टॉपिक में घुस जाएंगे। ठीक है ना? ओके, यहाँ पे क्लास एंड करते हैं, तो कोई डाउट है तो बोलो। No, sir.